अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं तैयब निसार और आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है स्टेशियोमेट्री। स्टेशियोमेट्री क्या होती है? डील्स विद स्टडी ऑफ amount of deals with the study of a relationship between amount of reactants and products. In a reaction as given by a balanced chemical equation. ठीक है। स्टेशियोमेट्री क्या होती है बेटा? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कोई भी रिएक्शन की बात कर रहे हो, उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको गिवन हो, उसको देखते हुए उसकी मदद से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को स्टडी करें कि अगर इतना रिएक्टेंट हम डालेंगे तो उससे कितना प्रोडक्ट मिलेगा, या इतना प्रोडक्ट अगर चाहिए तो उसके लिए कितना रिएक्टेंट आपको इनपुट करना पड़ेगा, या अगर एक रिएक्टेंट इतना है तो दूसरा रिएक्टेंट कितना उसके साथ रिएक्ट करके कितना प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये सारी स्टडी, ये सारी कैलकुलेशन हम स्टेशियोमेट्री में करते हैं। जैसे अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दूं, जैसे घर पे कोई खाना बन रहा है, चाय बन रही है, तो उस पे भी पहले थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। कॉपी पेंसिल पे नहीं, दिमाग में करते हैं कितने कप चाय बनानी है, उसके लिए दूध कितना डालेंगे, पत्ती कितनी डालेंगे, चीनी कितनी डालेंगे, ये सब कैलकुलेशन करते हैं ना थोड़ी सी। ऐसे नहीं है कि बस बनाना शुरू हो गया, जितनी बन गई। बिरयानी बना रहे हैं, कितनी प्लेट बनानी है या कितने लोगों की बनानी है, उसके लिए चावल कितने डालने हैं, गोश्त कितना डालना है, मसाले कितने डालने हैं। ऐसा ना हो बिरयानी बन गई उसमें सिर्फ चावल ही चावल हो, गोश्त ना हो, या चावल कम पड़ गए गोश्त ही गोश्त, तो मसाला ज़्यादा डल गया कम डल गया। तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। तो यही काम सोचो, एक इंजीनियर इंडस्ट्री में खड़ा हुआ है, एक रिएक्शन चल रहा है, उसकी इक्वेशन उसके पास मौजूद है, उसको देखते हुए रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अमाउंट को स्टडी कर रहा है कि इतना रिएक्टेंट डालें तो उससे इतना प्रोडक्ट बनेगा, या इतना प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए कितना रिएक्टेंट डालना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बस रिएक्टेंट डाल दिए और रिएक्शन आपका हो रहा है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना, प्रोडक्ट चाहिए कितना। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन गया, रखने की जगह ही नहीं है, ज़ाया करना पड़ेगा, या जितना चाहिए था बहुत कम बना है तो दोबारा से प्रोसेस कराना पड़ेगा, तो ये भी एक नुकसान होगा इंडस्ट्री का। तो पहले कैलकुलेशन की जाती है कि कितना प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए होगा, या इतना रिएक्टेंट है तो उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन बेटा हम किस में करते हैं? स्टेशियोमेट्री में करते हैं। अब स्टेशियोमेट्री पे जब हम काम करते हैं तो उसके लिए हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशंस क्या होती हैं? वो पहली अजम्पशंस होती है कि रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और दूसरी अजम्पशन होती है नो साइड रिएक्शन अकर्स।
साइड रिएक्शन क्या होता है? साइड रिएक्शन होता है जैसे मिसाल के तौर पर आप कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, ये आपका मेन रिएक्शन है, सही है। लेकिन कुछ कार्बन और ऑक्सीजन मिलके किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है ये आपका साइड रिएक्शन है। सही है। तो स्टोइचियोमेट्री के सवाल में हम कुछ अजम्पशन लेते हैं। एक, आपका साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। साइड रिएक्शन से मुराद ये है कि आप एक रिएक्शन करा रहे हो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन सारा कार्बन और ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता। कुछ आपकी मर्जी के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर कुछ कार्बन और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका साइड रिएक्शन होता है। सिर्फ डेली लाइफ में भी होता है, कोई भी चीज होती है उसके कोई ना कोई साइड इफेक्ट या साइड रिएक्शन होता है। जैसे मिसाल है, आपकी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो आप एक्सरे कराते हो, तो उसका प्राइमरी मकसद ये होता है कि बोन कहाँ से फ्रैक्चर है वो आपने देखनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो रहा होता है। आपकी बोन कमजोर हो जाती है या रेडिएशंस आपकी बॉडी में इंजेक्ट होती है तो उससे और मसले मसाइल होते हैं। तो कोई ना कोई साइड रिएक्शन किसी भी चीज का होता है। तो आप अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो तो सारा का सारा कार्बन और ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला काम नहीं हो रहा। ठीक है। दूसरा, रिएक्टेंट आपके सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी जितने आपने रिएक्टेंट लिए हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसमें कोई भी लॉस नहीं आ रहा। जब आप प्रैक्टिकली रिएक्शन कराते हो तो आपके सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ उसमें लॉसेस आते हैं। मिसाल है, आप चाय बना रहे हो, खैर ये रिएक्शन तो नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, तो जितना पानी आप लोगे वो सारा का सारा चाय में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ एवोपरेट हो जाता है, कुछ उड़ जाता है, मतलब कुछ ना कुछ लॉसेस आपके पास बेटा लाजमी तौर पर आते हैं। तो यहां पे हम ये अज्यूम करते हैं कि लॉसेस नहीं आ रहे, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी साइड रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहा है। इन दोनों अजम्पशंस का मकसद क्या है? दोनों अजम्पशंस का मकसद एक है, दोनों अजम्पशंस आपको एक ही जानिब ले जा रही है। क्या? कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया है वो सारा का सारा बेटा किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ना किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा है, कोई साइड प्रोडक्ट बनाने में कन्वर्ट हो रहा है, ना उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस आ रहे हैं। जितना रिएक्टेंट आपने लिया है वो सारा का सारा आपका जो गिवन प्रोडक्ट है उसी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन अजम्पशंस का फायदा क्या है? इस अजम्पशन का फायदा ये है बेटा, अगर ये अजम्पशंस मैं ना लूं, मैं ना सोचूं कि ये वाला काम नहीं हो रहा और रिएक्टेंट सारे के सारे आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो उससे क्या मसला होगा? हमारी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी या मुश्किल हो जाएगी। भाई आपको बोले इतना कार्बन है, इतना ऑक्सीजन है, बताओ कितना CO2 बनेगा। अब अगर मैं सोचूं कि इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो सारा CO2 में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, उसमें लॉसेस हो रहे हैं, या कुछ कार्बन और ऑक्सीजन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो रहा है, तो आप CO2 का अमाउंट नहीं निकाल सकते। आपको नहीं पता कितना कार्बन ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, कितना कार्बन ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर पहले आपको वो निकालना पड़ेगा तब जाके आप CO2 का अमाउंट निकालोगे। तो कह लो आपकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, या यूं कह लो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो स्टोइचियोमेट्री के सवाल करते वक्त हम ये दो अजम्पशंस लेते हैं, रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कोई भी साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को पॉसिबल बना सकें, अपनी कैलकुलेशन को आसान बना सकें। ठीक है। तो साइंस के सब्जेक्ट में, सिर्फ स्टोइचियोमेट्री में नहीं, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, साइंस के हर सब्जेक्ट में आप कुछ ना कुछ सपोज करते हो। जैसे मैथ्स में आपको कोई किसी चीज की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले आप उसकी वैल्यू को x सपोज करते हो, उसकी जगह x पुट करके उसकी वैल्यू निकालते हो। तो अगर आप x सपोज ना करो बेटा तो आप वो सवाल सॉल्व नहीं कर सकते, आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। फिजिक्स पे बहुत सारी चीजें आप सपोज करते हो। इसी तरह केमिस्ट्री में स्टोइचियोमेट्री के सवाल करते हैं हम ये दो अजम्पशंस लेंगे। सही है। इसके मतलब जब भी हम इसका कोई सवाल कर रहे होंगे तो ये बातें हमारे जहन में होंगी कि ये दो काम हो रहे हैं।
ठीक है। अब इसकी टाइप्स हुआ करती थी, 3 टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, मास मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, और उसके क्वेश्चंस होते थे। अब वो क्वेश्चन अगर आपके पास यहाँ पे टेस्ट में आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, जल्दी भी सॉल्व करना जाहिर है, तो कैसे सॉल्व करोगे वो देख लेते हैं बेटा। सही है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं टाइप्स की। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए बेटा मैंने इसकी टाइप को 3 की जगह 5 में डिवाइड कर दी है। पहली है मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप से मुराद आपको मोल गिवन है और मोल ही निकालना है, तो ये कहलाती है मोल मोल रिलेशनशिप। इसके सवाल को अगर आपने बेटा सॉल्व करना है तो उसके लिए एक सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, सिर्फ वो फॉर्मूला आपको पुट करके आंसर निकाल लेना है, क्योंकि अगेन वही बात, आपने डायरेक्ट आंसर निकालना है, स्टेप्स के नंबर नहीं है, सिर्फ सही आंसर निकालना है, उस पर टिक करना है। 1 नंबर का एमसीक्यूज होगा, उसके 1 नंबर आपको मिल जाएंगे, कैलकुलेशन शो नहीं करनी है, टाइम भी आपके पास कम है, टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना। तो सिंपल एक आसान सा फॉर्मूला इसके लिए लिखवा रहा हूं, उस फॉर्मूले से मोल मोल के सवाल हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, गिवन मोल अपॉन एक्स इक्वल्स टू रिक्वायर्ड मोल अपॉन वाई। गिवन मोल, मैंने कहा मोल मोल रिलेशनशिप है, मोल गिवन होगा, मोल निकालना होगा, तो जो मोल आपको गिवन है वो पुट कर दोगे, डिवाइड करोगे एक्स से। एक्स क्या है, जिसके मोल्स आपको दिए हुए इक्वेशन में उसका जो कोफिशिएंट है वो आपका एक्स है, उसको इक्वेट कर दोगे किससे, रिक्वायर्ड मोल से, यानी जिसके मोल्स आपको निकालने हैं, और उसको आप डिवाइड करोगे किससे बेटा, वाई से। वाई क्या है, उसका कोफिशिएंट। जैसे मिसाल है, ये इक्वेशन है C+O2 एरो CO2, सही है। अब आपको ऑक्सीजन के मोल्स दिए हुए हैं, तो गिवन मोल की जगह जो ऑक्सीजन के मोल्स दिए वो रख दोगे, डिवाइड करोगे, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट फिलहाल क्या है बेटा 1, तो डिवाइड करोगे 1 से, x की जगह आ जाएगा 1, इक्वल्स टू CO2 के मोल्स निकालने हैं, तो रिक्वायर्ड मोल्स की जगह मोल्स ऑफ CO2, और CO2 का कोफिशिएंट है 1, तो आप डिवाइड करोगे 1 से। यानी x और y, x जो गिवन चीज है उसका कोफिशिएंट है, और y जो रिक्वायर्ड चीज है उसका कोफिशिएंट है, तो उसके कोफिशिएंट से आपने लास्ट में डिवाइड करना है, सही है। गिवन मोल को उसके कोफिशिएंट से, रिक्वायर्ड मोल को उसके कोफिशिएंट से। मोल आपको गिवन होंगे, कोफिशिएंट आपको इक्वेशन से पता चल जाएंगे, तो जिसके मोल आपको निकालने हैं वो आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। दूसरी टाइप, मास मोल रिलेशनशिप। अब मास मोल में क्या होगा बेटा, आपको मास गिवन है, मोल निकालना है, या मोल गिवन है, मास निकालना है। कोई भी एक चीज गिवन है, दूसरी चीज आपको निकालनी है। मान लो आपको मोल गिवन है, सही है, आपको मास निकालना है। गिवन मोल है तो गिवन वाली साइड पे बेटा कोई चेंज आएगा तो नहीं, गिवन वाली साइड आपकी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि गिवन अब की बार आपको मोल्स ही है, तो गिवन मोल अपॉन एक्स ऐसी ही रहेगा। अब की बार आपको जो निकालना है वो मोल नहीं निकालना, आपको मास निकालना है, तो रिक्वायर्ड वाली साइड पे आ जाएगा मास। और एक चीज आपको पता है, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, मोल को जब हम मास से रिप्लेस करते हैं तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। तो जब मोल को, मोल की जगह मैं मास रखूंगा तो मुझे लाजमी तौर पर बेटा डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। ये काम लाजमी करना, सिर्फ ये नहीं करना कि मोल की जगह मास उठा के रख दो। बेसिकली आपने मोल को उसके फॉर्मूले में ओपन करना है, मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के, तो यहां से आपके पास मास आएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा रिक्वायर्ड मास अपॉन वाई इंटू मोलर मास। वाई अपनी जगह ऐसी रहा, मोल की जगह मास अपॉन मोलर मास आ गया। तो
तो मास मोल का सवाल आएगा, अगर मोल गिवन होगा मास निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे। इसी तरह अगर मास गिवन हो मोल निकालना हो तो फॉर्मूले को मोल्ड कर देना, गिवन वाली साइड पे मास आ जाएगा और वहां पे आपका मोल चला जाएगा। खैर इसके क्वेश्चंस तो करेंगे, अभी सिर्फ मैं फॉर्मूले बता रहा हूं। क्वेश्चंस करेंगे ज़्यादा से आपको समझ में आएगा कि कैसे इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। तीसरा मास रिलेशनशिप, यानी मास गिवन है और मास ही आपको निकालना है, तो गिवन वाली साइड पे भी बेटा मास है और रिक्वायर्ड वाली साइड पे भी मास है, तो फॉर्मूला बन जाएगा गिवन मास। और मोल को जब भी मास में ओपन करते हो तो बेटा ऐसे ही नहीं ओपन करोगे, डिवाइड करोगे किससे, मोलर मास से। और निकालना भी अब की बार क्या है, आपको मास ही निकालना है, तो रिक्वायर्ड मास अपॉन y इंटू मोलर मास। सही है, तो दोनों साइड पर मास आ गया, यानी ये वाले मोल को भी ओपन कर दिया मास अपॉन मोलर मास में और ये वाले मोल को भी ओपन कर दिया मास अपॉन मोलर मास में। चौथी टाइप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। सही है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। गिवन आपको मास है, निकालना वॉल्यूम है, या वॉल्यूम गिवन है मास निकालना है, मतलब दोनों में से एक चीज गिवन है और दूसरी चीज आपको निकालनी है। मान लो मास गिवन है तो गिवन वाली साइड पे बेटा आ जाएगा मास, गिवन मास अपॉन x इंटू मोलर मास इक्वल्स टू, निकालना अब की बार आपको क्या है, वॉल्यूम है। तो जब हमने मोल को मास में ओपन किया था बेटा तो किस में ओपन हुआ था, मास अपॉन मोलर मास में, क्योंकि मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के। तो मोल को मास में ओपन करना हो, मोल को मास से रिप्लेस करना हो तो आप किससे डिवाइड करते हो, मोलर मास से डिवाइड करते हो। अब की बार आपको वॉल्यूम में ओपन करना है तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, नीचे y ऐसी रहा। अब की बार आप क्या रखोगे, मोलर मास नहीं रखोगे, मोलर वॉल्यूम रखोगे, क्योंकि मोल को जब आप मास में ओपन करते हो तो मोलर मास से डिवाइड करते हो और मोल को जब आप वॉल्यूम में ओपन करते हो तो बेटा आप किससे डिवाइड करते हो, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करते हो। ठीक है, इसी तरह आपको वॉल्यूम गिवन हो, मास निकालना हो तो गिवन वाली साइड पे वॉल्यूम रख देना और रिक्वायर्ड वाली साइड पे मास रख देना। आखिरी टाइप, वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम ही आपको निकालना है, तो गिवन वाली साइड पे भी वॉल्यूम आएगा बेटा और रिक्वायर्ड वाली साइड पे भी वॉल्यूम आएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन x इंटू मोलर वॉल्यूम इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन y इंटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मैं बोल रहा हूं पर लिख नहीं रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा बेटा, इधर भी मोलर वॉल्यूम उधर भी मोलर वॉल्यूम। STP पे किसी भी गैस का एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, अगर सवाल में STP लिखा है तो 22.4, तो यहां भी 22.4 वहां भी 22.4 कैंसिल हो जाएगा, या RTP लिखा हो तो यहां भी 24 वहां भी 20, या कुछ भी टेम्परेचर प्रेशर हो तो जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम उसका होगा, तो क्योंकि जो आपका रिएक्शन होगा वो एक रिएक्टर के अंदर हो रहा होगा ना, तो जो टेम्परेचर प्रेशर गिवन वाली चीज का होगा वही टेम्परेचर प्रेशर रिक्वायर्ड वाली चीज का होगा। तो टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो एक मोल का वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। तो मोलर वॉल्यूम डाल के कैलकुलेशन को लंबा करने की या मुश्किल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैंसिल कर देना। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने वॉल्यूम को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे मोलर मासेस को कैंसिल नहीं किया, दोनों तरफ मोलर मास आ रहे हैं लेकिन उसको कैंसिल हमने नहीं किया, तो बेटा इसलिए नहीं किया
मोलर मास तो हर चीज़ का अलग हो सकता है ना। जैसे O2 की बात करें तो उसका 32 होगा, CO2 की बात करें इसका 44 होगा। तो एक तरफ अगर आपको 32 गिवन है, एक तरफ 44 गिवन है, तो कैंसिल थोड़ी होगा। लेकिन मोलर वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सेम है, जो कि यहाँ पे होगा। तो चाहे O2 हो चाहे CO2 हो, सेम होगा वॉल्यूम, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेशियोमेट्री की कुछ टाइप्स हैं जिसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया अपनी कैलकुलेशन को समझने के लिए, आसान करने के लिए। तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किए। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो थोड़ा सा आपको और जो है वो इसके बारे में पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो इसके क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपने जो है वो आंसर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।